हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो आज हम देखेंगे बहुत से फैक्ट्स बुद्धिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना लेक्चर। तो देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सबसे पहले बुद्धिज्म के ऊपर, फिर देखेंगे हम गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ फैक्ट्स, फिर हम देखने वाले हैं उनकी डॉक्ट्राइन या टीचिंग्स, जो भी बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं। फिर हम देखेंगे स्प्रेड की कहाँ कहाँ फैला था बुद्धिज्म, और फिर देखेंगे हम काउंसिल्स। आप सभी को पता है 4 काउंसिल्स हुई थी, उन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। और फिर देखने वाले हम डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म की, अलग अलग सेक्ट्स कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है 3 सेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर हम देखेंगे लिटरेचर की बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या क्या हैं वो टेक्स्ट। और फिर हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर। आखिरी में हम देखेंगे क्या आर्किटेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप सभी को पता है बुद्धिज्म का जो फाउंडर है वो कौन है, तो वो है गौतम बुद्ध, या फिर उन्हें सिद्धार्थ भी कहते हैं। उनका जो नाम है वो क्या है, सिद्धार्थ है। बुद्ध तो वो बाद में कहे जाने लगे जब उनको एनलाइटेनमेंट या निर्वाण उनने अटेन कर लिया था। तो फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध फाउंडर है। और फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, इट डज नॉट रिकॉग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। इसका मतलब है बुद्धिज्म जो है वो गॉड यानी भगवान या आत्मा पर विश्वास नहीं रखता था। जो बुद्धिज्म एज ए रिलीजन है वो भगवान और आत्मा पर विश्वास नहीं रखता था। वो सिर्फ किस पे विश्वास रखता था, कर्म पे और दूसरों के प्रति अपना व्यवहार से। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है हमारे पास, इट sought to fight evil with goodness and hatred by love and refused to be provoked by slander and abuse। इसका मतलब है कि जो बुद्धिज्म है उसमें क्या है, उसमें है कि बुराई को अच्छाई के साथ जीतना है, नफरत को प्यार के साथ जीतना है, और यदि कोई हमें भड़काए तो भड़कना नहीं है। ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के, ये कुछ मेन बिलीफ हैं बुद्धिज्म के, जो बुद्धिज्म जो फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। तो हम अगला देखते हैं। देखिए जो मेन जो रीज़न है बुद्धिज्म या जैनिज्म दोनों जो रिलीजन है उनका राइज का, वो क्या है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो क्या है, रिलीजियस अनरेस्ट। जो उस समय में 6th सेंचुरी के टाइम पे ये दोनों का राइज हुआ। ये दोनों जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ना शुरू हुए। तो ये किस कारण थे, क्योंकि उस समय में जो था लोगों के बीच में रिलीजियस अनरेस्ट था। क्योंकि उस समय में जो रिलीजन था वो कौन सा था, ब्राह्मणिकल रिलीजन था। उसके उस वो जो था उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होने लग गए थे, सेक्रीफाइसेस होने लग गए थे, एक्सपेंसिव भी होने लग गए थे, और वन सिस्टम वगैरह आ गया था, तो जिसके कारण क्या था, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलीजियस अनरेस्ट था। तो जिसके कारण क्या हुआ, इन दोनों रिलीजन्स का राइज हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। अगला हम देखते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। अगले हम देखते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में क्या है। तो ही वॉज बॉर्न इन 567 BC। ये आपको याद रखना जरूरी है ताकि आप जो कंटेम्प्रेरीज राजा वगैरह थे उस समय में वो आप पता लगा सकें। तो कब उनका जन्म हुआ था, तो 567 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, नियर कपिलवस्तु में हुआ था। कि और वो जो बिलोंग करते थे वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे, वो करते थे शाक्य क्लैन से। और जो उनके फादर थे वो कौन थे, किंग थे शाक्य क्लैन के। तो वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, शाक्य क्लैन से। इसका मतलब है कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अगला देखते हैं हम। देखिए वो 29 ईयर की एज तक तो वो बिल्कुल गृहस्थ या मतलब कि जो नॉर्मल इंसान रहते हैं उनके ही जैसा जीवन जिए थे। बट उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण उन्होंने एनलाइटेनमेंट की तरफ अपना कदम उठाया। तो देखिए क्या हुआ था उस समय में उनके साथ। तो उन्होंने देखे थे 4 लोग, जिसमें से थे पहले एक ओल्ड मैन, डिजीज मैन, एक कॉप्स यानी लाश, और एक एसेटिक यानी सन्यासी। तो ये 4 लोगों को देखकर उन्हें पता चला कि दुनिया में बहुत सी दुख हैं, बहुत से कष्ट हैं, तो जिनको दूर करने के लिए वो रास्ता खोजने के लिए निकल गए, के इन सर्च ऑफ ट्रुथ। सच की तलाश में वो निकल गए कब, जब वो 29 ईयर्स के थे। फिर उसके बाद उन्हें आखिरी में ये जो सच है इसका ज्ञान कब मिला, जब वो एक बोधि ट्री के अंदर बैठे थे बोध गया में। तब उन्हें वहाँ पे निर्वाणा मिला यानी कि एनलाइटनमेंट मिली। तब उन्हें सारे दुखों का, जो दुखों को दूर करने का जो रास्ता है वो मिल गया। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट या निर्वाण कहाँ मिला उनको, बोध गया में मिला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कहाँ मिला था, तो बोध गया में मिला था। तो उसी के बाद से उनका नाम क्या हुआ, बुद्ध हुआ। पहले उनका नाम था सिद्धार्थ या गौतम।
बाद में क्या हुआ, उनका नाम बुद्ध पड़ गया, क्योंकि बुद्ध का मतलब है द एनलाइटेंड वन। इसका मतलब कि जिसको हर चीज का ज्ञान हो गया है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारे पास, देखिए जो अब ज्ञान मिलने के बाद जो उन्होंने अपना सबसे पहला सरमन या सबसे पहला जो अपना लेक्चर है वो कहाँ पे दिया था, वो दिया था सारनाथ में। सबसे पहली जो अपनी टीचिंग है वो कहाँ दी थी, सारनाथ में दी थी। ये भी आपको याद रखना है। और फिर अपने अगले 40 साल उन्होंने इसी को, बुद्धिज्म को ही प्रीच करने में निकाल दिए, बुद्धिज्म को ही फैलाने में, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं या टीचिंग्स हैं उनको ही फैलाने में निकाल दिए। और आखिरी में उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जब वो 80 ईयर्स के थे। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ हुई, तो या कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। तो अगला हम देखते हैं, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा वर सरिपुट्टा, मोगल्लाना, अनंदा, कसप्पा एंड उपाली। ये उनके कुछ डिसाइपल्स हैं, यानी उनके कुछ शिष्य हैं, जो आगे चल के बुद्धिज्म रिलीजन को इन्होंने ही फैलाया है। तो कौन कौन है ये आपको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं नाम याद रखने का, बट फिर भी एक आइडिया के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, प्रिंसिपल्स देखते हैं या डॉक्ट्राइन्स देखते हैं बुद्धिज्म की। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस किस चीज़ पे वो लोग बिलीव करते हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेंबरशिप थी संघ की, यानी कि जो बुद्धिज्म के जो संघ है होता है, मॉन्क वगैरह जहाँ रहते हैं सब रहते हैं, तो वो संघ में वुमेन्स भी अलाउड थी, यानी मेंबरशिप क्या थी, वुमेन्स के लिए भी थी। बट जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उस टाइम में, तो उस टाइम में वुमेन्स की उस समय में सिचुएशन क्या थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो वहाँ पे क्या है, बुद्धिज्म को ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो सेक्रेट टेक्स्ट वगैरह हैं वो पढ़ने नहीं दिए जाते थे, ना ही जो असेंबलीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करने मिलता था। बट बुद्धिज्म क्या लेकर आया, उन्हें पार्टिसिपेशन दिया, बुद्धिज्म ने वुमेन्स को पार्टिसिपेशन दिया, जिसके कारण और ज़्यादा इनका राइज हुआ। तो गाइस, तो अब हम देखते हैं 4 नोबल ट्रुथ जो कि गौतम बुद्ध जी ने दिए हैं। तो ये जो है, ये 4 आर्य सत्य हैं, मतलब हमेशा सच होने वाली बातें हैं ये 4। देखते हैं हम सबसे पहले, वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर। जो दुनिया है वो पूरी इच्छाओं से भरी हुई है, हर कोई के पास अपनी अपनी इच्छाएं हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो क्या है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर, पहला सच है ये। दूसरा सच क्या है, कॉजेज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। जो भी इंसान जो भी दुख है या जो भी चीज भोग रहा है वो सब किसके कारण है, उसकी इच्छाओं के कारण ही है या उसके डिजायर्स के कारण ही है। तो हर चीज का जो भी कॉज है वो क्या है, डिजायर। जो भी हो रहा है इंसान के साथ या जो भी इंसान भोग रहा है उसका जो रीजन है वो क्या है, उसकी इच्छाएं हैं। तो इस इच्छाओं के अगर उसे सफरिंग नहीं चाहिए, मतलब उसे दुख या कुछ भी नहीं भोगना है ये सब, तो उसको क्या करना होगा, डिजायर भी अपनी त्यागनी पड़ेगी उसको, मतलब डिजायर भी नहीं करना होगा, यानी इच्छाएं भी अपनी त्यागनी पड़ेगी। और ये कैसे हो सकता है, तो ये बताया है गौतम बुद्ध जी ने, 8 फोल्ड पाथ के थ्रू हो सकता है। और इसी को अगर आप सफरिंग को ही हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से, तब आप अटेन कर पाएंगे क्या, निर्वाण। तब आप अटेन कर पाएंगे निर्वाण। ओके, तब आप अटेन कर पाएंगे निर्वाण। तो देखते हैं हम 8 फोल्ड पाथ क्या है ये जो गौतम बुद्ध जी ने दिया है। तो 8 चीज़ें हैं जो सबको फॉलो करनी होती है, जिससे आप निर्वाण अटेन कर सकते हैं अगर आपने इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व है, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये 8 वैल्यूज से आप निर्वाण अटेन अटेन कर सकते हैं गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग। तो ये है गौतम बुद्ध जी का 8 फोल्ड पाथ, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, एक बार और देख लेते हैं हम। तो राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये है 8 फोल्ड पाथ जो कि गौतम बुद्ध जी ने सजेस्ट किया था अपने डिजायर और सॉरो या सफरिंग्स को जीतने के लिए। तो अगला हम देखते हैं, बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट्स गॉड नॉर रिजेक्ट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने ना तो गॉड को एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया, बट वो सिर्फ किस में एम्फेसाइज करते थे कि लॉ ऑफ कर्म पे, सिर्फ काम जो जो आप काम करते हैं सिर्फ उस पे ही एम्फेसाइज होना चाहिए, वो ही आपको अच्छे से करना चाहिए। गॉड के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है गौतम बुद्ध जी ने। तो अगला हम वर्ड देखते हैं, अगला क्या है,
अगला हम देखते हैं, ही वॉज अ रैशनलिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन द लाइट ऑफ रीजन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लाइंड फेथ। जो वो थे वो रैशनलिस्ट थे, मतलब हर चीज के होने का एक रीजन चाहिए था, मतलब हर चीज के होने का उनको रीजन उनके लिए इम्पोर्टेंट था, ना कि एक ब्लाइंड फेथ की तरह कि बिना रीजन के कोई भी चीज नहीं मानते थे वो। ठीक है, तो हर चीज का जो भी कुछ हो रहा है उन सब चीजों का एक रीजन होना चाहिए। तो क्या थे वो, रैशनलिस्ट थे। अगला हम देखते हैं, अगला है जो वो है त्रिरत्न। अगला क्या है, त्रिरत्न, बुद्धिज्म के त्रिरत्न या थ्री पिलर्स। तो देखते हैं हम, सबसे पहले बुद्ध यानी एनलाइटेंड, दूसरा है धम्म यानी डॉक्ट्राइन, और तीसरा है संघ यानी ऑर्डर। ये तीन क्या है, ये तीन है, तीन पिलर्स हैं ये बुद्धिज्म के, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तीन रत्न हैं। तो बुद्ध मतलब जो गुरु होते हैं उनको कहते हैं बुद्ध, जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुकी होती है। धम्म मतलब डॉक्ट्राइन यानी प्रिंसिपल्स, जो भी बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, और संघ मतलब कि फॉलोअर्स या ऑर्डर। ओके, तो ये जो है ये तीन पिलर हैं बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म को। अगला हम देखते हैं, अगला है बुद्ध टॉट दैट द अ पर्सन शुड अवॉइड एन एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी। इसका मतलब है कि जो बुद्ध हैं वो क्या सिखाते हैं कि किसी भी पर्सन को कुछ भी चीज अति में नहीं करनी चाहिए, मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा लग्जरी होनी चाहिए, ना ही बहुत कम लग्जरी होनी चाहिए, या बहुत ज्यादा ही गरीब होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था मिडिल पाथ, मतलब बीच का रास्ता। हमेशा इंसान को नॉर्मल रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा की सोचना चाहिए, ना ही कम की सोचना चाहिए, हमेशा बिल्कुल बीच का सोचना चाहिए। मध्यम मार्ग, फिलोसॉफी ऑफ मध्यम मार्ग किसने दी थी, तो ये दी थी गौतम बुद्ध जी ने। अगला हम देखते हैं और प्रिंसिपल टीनेट्स क्या है इनके। तो देखते हैं, डू नॉट कमिट नॉन वायलेंस, डू नॉट कमिट वायलेंस। अगला हम देखते हैं प्रिंसिपल टीनेट्स क्या है बुद्धिज्म के। तो देखते हैं, डू नॉट कमिट वायलेंस, इसका मतलब अहिंसा। अगला है डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की प्रॉपर्टीज को, अपने दूसरों की प्रॉपर्टीज पर अपना हक नहीं जताना। अगला क्या, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, और डू नॉट टेल अ लाई यानी झूठ नहीं बोलना। तो ये चार प्रिंसिपल्स हैं इनके, मेन प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के। जैसे जैनिज्म में भी थे पांच, वैसे ही बुद्धिज्म में भी ये हैं चार। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या है, अगला क्या है कि बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला। बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बुद्धिज्म के जो मेन जो डिसाइपल्स थे, दो थे बुद्ध के मरने के बाद। तो वो किस में डिवाइड होते थे, एक मॉन्क होते थे। तो अगला हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला। अगला है हमारे पास कि बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बुद्ध है टू काइंड्स ऑफ डिसाइपल्स। जो बुद्ध हैं उनके दो तरीके के शिष्य थे, एक तो मॉन्क होते थे और एक ले वर्शिपर्स होते थे, या उपासिका कहते थे, और मॉन्क्स को क्या कहते थे, भिक्षुक। मॉन्क्स जो थे वो प्रीचर्स थे, वो इधर उधर जाकर अलग अलग रीजन्स में जाकर बुद्धिज्म की जो टीचिंग है वो फैलाते थे। ठीक है, और जो ले वर्शिपर्स होते थे वो होते थे इनके फॉलोअर्स, यानी जो बुद्धिज्म की जो फिलोसफीज है उनको फॉलो करते थे। तो देखते हैं हम अगला क्या है, तो जो मेन रीजन था स्प्रेड का बुद्धिज्म का वो था पाली लैंग्वेज। क्योंकि देखिए उस समय में जो मासेस की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो पाली थी। ओके, जो मासेस की जो लैंग्वेज थी वो पाली थी, और जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था वो क्या था, वो उसके टेक्स्ट जो थे वो संस्कृत में थे, बट जो बुद्धिज्म के टेक्स्ट है वो पाली में थे, या जो भी टीचिंग्स थी वो किस में थी, किस लैंग्वेज में थी, पाली लैंग्वेज में थी। जिसके कारण क्या था, वो जो कॉमन पीपल है उनसे अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाते थे, और बुद्धिज्म को बढ़ावा मिलता गया इसी कारण से। अगला हम देखते हैं, बुद्धिज्म मेड रैपिड प्रोग्रेस इन नॉर्थ इंडिया इवन ड्यूरिंग बुद्धास लाइफ टाइम। तो बुद्धा की जो लाइफ टाइम थी, मतलब बुद्धा के समय में भी ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया बुद्धिज्म एज अ रिलीजन। तो कहाँ कहाँ किया था, तो मगध, कोसाला, कौशाम्बी और बाकी और भी महाजनपद जो थे वहाँ पर भी बुद्धिज्म बहुत जल्दी जल्दी फैला। और फिर जब 200 साल बाद बुद्धिज्म के, तब कौन आया था, किंग अशोक आए थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैलाया बुद्धिज्म को। अगर किसी ने सबसे ज़्यादा फैलाया है तो वो कौन थे, अशोक थे। तो इन्होंने क्या किया था, कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म के जो फॉलोअर बन गए थे ये, और वॉर वगैरह सब छोड़ दिया था, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दिया था, और सिर्फ बुद्धिज्म को ही फैलाने में लग गए थे।
तो जो अशोका थे उन्होंने ही इंडिया के बाहर भी बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फैलाया, जैसे श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यहाँ पे भी इन्होंने ही फैलाया। इन्होंने अपने डिसाइपल्स मतलब कि जो मॉन्क्स होते थे वो यहाँ पे भेजे श्रीलंका, सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में भी, ताकि बुद्धिज़्म वहाँ पे भी फैल सके। अगला देखते हैं, तो अगले पैटर्न कौन थे बुद्धिज़्म के, तो वो थे किंग कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी के थे। किंग कनिष्क फर्स्ट सेंचुरी एडी में, तो इन्होंने भी बहुत फैलाया था बुद्धिज़्म को। ओके, तो देखिए बुद्धिज़्म भले ही अपने जन्म स्थान से मतलब कि भारत से हट गया हो या फिर कम हो गया हो, बट बाकी जगह वो और वहाँ ज़्यादा बढ़ गया। जैसे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए जो दो सेक्ट्स हैं, महायान और हीनयान, महायान और हीनयान, तो अब हम ये देख लेते कि ये कहाँ कहाँ फैले। तो महायान जो फैला था वो सेंट्रल एशिया में फैला था, और चाइना में फैला था, और जापान में फैला था। तो महायान कहाँ कहाँ फैला था, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान। सेंट्रल एशिया में मतलब टर्की या मंगोलिया या तिब्बत, ये ऐसी जगह, और चाइना और जापान में महायानिज्म। और हीनयानिज्म कहाँ फैला था, तो ये फैला था बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, तो ये कहाँ कहाँ फैला था हीनयान, बर्मा में यानी म्यांमार में, श्रीलंका में, थाईलैंड में और अदर साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। तो जैसे जैसे कौन कौन सी हैं, कंबोडिया हो गई, लाओस हो गई, या थाईलैंड हो गई। तो ये क्या है, यहाँ पर कौन सा फैला था, हीनयानिज्म फैला था। महायान महायान कहाँ फैला था, सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान में। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला अब हम काउंसिल्स के बारे में बात करते हैं। बुद्धिस्ट की जो 4 काउंसिल्स हुई हैं उनमें से हम एक एक की अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली काउंसिल कब हुई थी, तो हुई थी वो 400 BCE में। कब हुई थी, 400 BCE में। इसमें देखिए कोई भी काउंसिल होगी आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो प्लेस, कि वो कहाँ हुई थी, दूसरा कौन से राजा ने करवाई थी, और तीसरा कौन सा जो भी गुरु है उन्होंने इस काउंसिल को प्रेसाइड या फिर अध्यक्षता किया था, और चौथी चीज कि उस काउंसिल में क्या हुआ था। ये 4 चीजें मेन है, आपको याद रखने की है। तो देखिए जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी राजगीर में। किसने करवाई थी, तो अजात शत्रु ने करवाई थी। और जो प्रेसिडेंट था वो कौन थे, महाकश्यप, वो थे महाकश्यप। ये बुद्धिज्म के जो गुरु हैं उनमें से एक हैं, तो महाकश्यप, जिन्हें मॉन्क कहते हैं। ठीक है, तो कौन था प्रेसिडेंट, महाकश्यप थे। किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने। और कहाँ हुई थी, तो राजगीर में। अब क्या हुआ था इसमें, तो इसमें जो टीचिंग्स थी बुद्ध की वो कंपाइल हुई थी। जो टीचिंग्स थी, या जिसको हम क्या कहते हैं बुद्धिज्म में, सुत्त, वो कंपाइल हुई थी। और मोनेस्टिक डिसिप्लिन एंड गाइडलाइंस, यानी जो रूल्स थे मोनेस्ट्रीज के लिए, जो मोनेस्ट्रीज के लिए जो रूल्स थे या मॉन्क के लिए जो रूल्स थे, वो भी इसी काउंसिल में कंपाइल हुए थे, जिसे हम विनय कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट में क्या हुआ था, सुत्त और विनय, इनको पिटाका कहते हैं। सुत्त पिटाका और विनय पिटाका का कंपाइलेशन हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अगली काउंसिल देखते हैं हम, सेकेंड काउंसिल कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी वैशाली में। किसने करवाया था, तो काल अशोक ने। और प्रेसिडेंट कौन था, तो सब्बा कामी, ये भी एक मॉन्क थे। तो ये देखिए कहाँ हुई थी, वैशाली। किसने करवाया था, काल अशोक। और जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सब्बा कामी। तो अब क्या हुआ था इसमें, तो इसमें हुआ था, ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी सेकेंड, वो किस लिए हुई थी, तो वो जो डिफरेंट सब डिविजन्स बन गए थे या डिफरेंट स्कूल्स बन गए थे बुद्धिज्म के, तो उन पर जो डिसएग्रीमेंट था उसको सेटल करने के लिए, के उन पे नेगोशिएशन के लिए ये काउंसिल्स बुलाई गई थी, सेकेंड काउंसिल बुलाई गई थी। और इसमें मेन क्या हुआ था, एक महासंघिका, जो एक ग्रुप था बुद्धिज्म का, जो एक सब डिवीजन था, उसको उसकी जो मान्यता है कि वो बुद्धिज्म के अंदर इंक्लूड होगा, वो भी इसमें खारिज कर दी गई थी। कब, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। मतलब कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, महासंघिकास को इसमें रिजेक्ट किया गया था। कब, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारे पास थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। किसने करवाई थी, अशोक ने करवाई थी। और कौन ने प्रेसाइड किया था इस काउंसिल को, तो वो थे मुगालीपुट्टा तिस्सा। इन्होंने प्रेसाइड किया था, या अध्यक्ष ये थे मुगालीपुट्टा तिस्सा। यह भी एक मॉन्क है। तो इसमें क्या हुआ था वो देख लेते हैं हम। तो ये जो हुई थी वो किस लिए हुई थी, तो ये
हुई थी एनालाइज करने के लिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म को और उनको प्यूरिफाई करने के लिए। मतलब देखिए, अब इतने सारे रीजन्स में फैल चुका था बुद्धिज्म, अलग अलग रीजन्स में, तो सब रीजन्स के अलग अलग कल्चर था, जिसके कारण बुद्धिज्म क्या है, उनके कल्चर में थोड़ा बहुत घुल मिल गया था, तो अलग अलग स्कूल्स बन गए थे बुद्धिज्म के। जैसे कुछ रीजन के अलग हो गया था थोड़े प्रिंसिपल बुद्धिज्म के, और कुछ रीजन्स के अलग हो गए थे। उन सभी के बारे में इसमें एनालाइज किया गया, उन सभी स्कूल्स को, और उन्हें प्यूरिफाई किया गया, मतलब कि उनमें जो ओरिजिनल जो टीचिंग्स है बुद्धा की, उनको इंक्लूड किया गया। तो ये थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसी के बाद से अशोका ने अपने जो ग्रुप्स हैं बहुत सारे, वो भेजे अदर कंट्रीज में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। अगला हम देखते हैं, अगला कौन सी काउंसिल थी, फोर्थ काउंसिल थी। ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी कश्मीर में। कौन ने करवाया था, तो एम्परर कनिष्क ने करवाया था। और इसका प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट दो थे, वासुमित्र और अश्वघोष। इन्होंने इन्हें इसकी अध्यक्षता की थी, कौन से, चौथे काउंसिल की। तो कब हुई थी, 78 एडी में। ये जो है ये एडी में हुई थी, बाकी सारी बीसीई में थी। और देख लेते हैं हम इसमें क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था द रिकंसाइलेशन ऑफ वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। तो इसमें भी क्या हुआ था, अब देखिए, यहाँ तो सिर्फ डिफरेंट स्कूल्स बने थे, बट जब तक फोर्थ काउंसिल हुई तब तक क्या हुआ था, जो डिफरेंट स्कूल्स थे अब उनमें वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो गए थे बुद्धिज्म को लेकर अलग अलग स्कूल्स के बीच में। तो क्या हुआ, उनको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए ये फोर्थ काउंसिल बुलाई गई थी। और मेन जो था इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये है हीनयान और महायान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म डाइवर्ज आफ्टर दिस काउंसिल। और इसी काउंसिल के बाद क्या हुआ था, बुद्धिज्म जो है वो दो सेक्ट में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चौथी काउंसिल के बाद ही क्या हुआ था, हीनयान और महायान में बुद्धिज्म बट गया था। तो अब हम देखते हैं अगला। तो देखिए, एक समरी है ये समरी है, आप सिर्फ ये देख याद रखिएगा। मेन जो है याद रखने के लिए वो ये है प्री के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, पहली काउंसिल लोकेशन राजगीर, पैट्रोनेज कौन थे, कौन ने दिया था, तो अजातशत्रु ने दिया था। प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप थे। और क्या हुआ था, तो रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धा सेइंग एंड कोडिफाई मोनेस्टिक लॉज, सुत्त और विनय पिटाका इसी में लिखी गई थी। अगली क्या थी, सेकेंड काउंसिल में वैशाली में हुई थी, कालाशोक ने करवाई थी। और प्रेसिडेंट कौन थे, सप्पकामी। मेन जो था इसमें क्या हुआ था, तो हुआ था रिजेक्शन ऑफ महासंघिकास। ओके, तो रिजेक्शन ऑफ महासंघिकास। तो अगली जो थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। किसने करवाया, अशोक। प्रेसिडेंट थे मोगालीपुट्ट तिस्सू। और क्या हुआ था इसमें, तो इसमें हुआ था रिकंसाइल डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। ओके, जो डिफरेंट स्कूल्स थे उनको प्योरीफाई किया गया था इसमें। और जो चौथी काउंसिल थी वो क्या थी, तो वो कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। और कौन थे प्रेसिडेंट, तो अश्वघोष और वासुमित्र प्रेसिडेंट थे। और इसी के बाद ही क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हीनयान और महायान में डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का। तो चलिए अब हम हीनयान और महायान के बारे में देख लेते हैं एक बार कि वो क्या क्या है और उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो देखिए, हीनयान क्या है, द हीनयान डॉक्ट्रिन बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग। तो ये जो है ये ओरिजिनल टीचिंग यानी कि सुत्त पिटाका पर बिलीव रखती है ओनली। हीनयान क्या है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म है, यानी ओरिजिनल टीचिंग से बुद्धा की सिर्फ उन्हें उन पर ही विश्वास रखती है। और जो महायान है वो क्या, स्पिरिट ऑफ बुद्धास टीचिंग पे भी विश्वास रखती है। मतलब स्पिरिट ऑफ बुद्धास मतलब कि बहुत सारे जो बुद्ध के बाद भी जो गुरु हुए हैं बुद्धिज्म के अंदर पे, बहुत सारे जो मॉन्क्स हुए हैं उनकी टीचिंग पर भी बिलीव रखती है। कौन सी, महायान। अगला देखते हैं हम कि दे डजंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। जो हीनयान है वो क्या है, आइडल वर्शिप पर बिलीव नहीं रखती थी, मतलब कि जो मूर्ति की पूजा होती है वो हीनयान विश्वास नहीं रखती है। और जो महायान है वो विश्वास रखते हैं किस पे, आइडल वर्शिप पे। के जो महायान है वो आइडल वर्शिप पे विश्वास रखते हैं। और देखिए अब लैंग्वेज कौन कौन सी थी, दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग थी। तो जो हीनयान थी वो पाली लैंग्वेज थी उनकी। जो हीनयान के जो स्कॉलर्स हैं या जो मॉन्क्स हैं या जो गुरु हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो पाली यूज़ करते हैं। और जो महायान के हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो करते थे संस्कृत, यानी लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स उस समय में। तो इसीलिए महायान जो था वो ज़्यादा नहीं फैला अपने यहाँ जो है। खैर इंडिया में तो महायान ही फैला था क्योंकि इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज प्रेवलेंट थी, बट बाकी जगह
हीनयान फैला है ज़्यादातर जगह। अगला हम देखते हैं हीनयान रिगार्ड्स बुद्धा एज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। जो हीनयान है वो क्या बुद्धा को एक इंसान ही मानते हैं, इसलिए उनकी आइडल वर्शिप भी नहीं करते हैं। जो हीनयान है वो बुद्धा को एक मैन यानी एक इंसान ही मानते हैं, बस ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ही नॉलेज था या बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और जो महायान है वो क्या है, बुद्धा को गॉड मानते हैं या भगवान मानते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, जो हीनयान ट्रेडिशन है वो कहाँ कहाँ फॉलो हुआ, तो वो हुआ श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। मतलब कहाँ पे प्रेवलेंट था, ये कहाँ पे प्रेवलेंट है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है हीनयान। जो महायान है वो कहाँ पर है, तो वो जो है वो सेंट्रल एशिया और कुछ साउथ ईस्ट में भी है, जैसे कि वियतनाम में हो गया, सिंगापुर हो गया। ये क्या है, यहाँ यहाँ पे महायान बुद्धिज्म फैला। इंडिया, चाइना, जापान, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, नेपाल, तिब्बत, भूटान एंड मंगोलिया। तो आपको इनके बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। आइडल वर्शिप होती थी इसमें, इसमें नहीं होती थी। और ये जो है पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे और ये संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। और ये बुद्धा को एक इंसान मानते थे और ये भगवान मानते थे या गॉड मानते थे। अब देखते हैं हम तीसरा जो सेक्ट है वो क्या है, वज्रयान। ये जो है ये तांत्रिक जो विद्या है उससे रिलेट करता था वज्रयान। तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं इसे। तो जो वज्रयान के जो बुद्धिस्ट हैं वो किसको एनकरेज करते थे, रिचुअल या चैंटिंग और तांत्रिक टेक्निक्स के, यानी ब्लैक मैजिक। ये इन सब में बिलीव रखते हैं। कौन से हैं ये, वज्रयान। ये भी एक सेक्ट है बुद्धिज्म के अंदर ही। तो ये मेनली कहाँ कहाँ है, तो ये तिब्बत और मंगोलिया में है और कुछ पार्ट चाइना और रशिया के में भी है, वज्रयान बुद्धिज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा हीनयान और महायान के बीच में अंतर। तो हम अगला देखते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखिए तो बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या क्या है, तो देखिए सुत्त पिटाका है, पढ़ा था हमने, जो फर्स्ट काउंसिल में बनाई गई थी, जिसे लिखा किसने था, आनंदा ने लिखा था। और इसमें क्या थे, तो इसमें जो टीचिंग्स या सेइंग्स थी बुद्धा की ओरिजिनल, वो है सुत्त पिटाका में क्या है, ओरिजिनल सेइंग्स ऑफ बुद्धा। विनय पिटाका में जो है वो रूल्स हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को फॉलो करने होते थे या मोनेस्ट्रीज को फॉलो करने होते थे। और ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था उपाली ने। अगला है हमारे पास अभिधम्म पिटाका। इसमें क्या है, तो इसमें जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के वो हैं। तो जो अभिधम्म पिटाका है उसमें क्या है, प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के या डॉक्ट्राइन्स हैं बुद्धिज्म के। और जो कि किसने लिखा था, राहुला ने। ओके, तो ये जो अभिधम्म पिटाका है वो किसने लिखा था, राहुला ने। अगला हम देखते हैं हमारे पास क्या है, महावंश और दीपवंश। ये जो है, ये जो लिटरेचर है या टेक्स्ट है, ये जो है श्रीलंका के हैं। तो जब बुद्धिज्म श्रीलंका में फैला तब ये टेक्स्ट लिखे गए, और उसमें और इन टेक्स्ट में जो श्रीलंका में बुद्धिज्म के फैलने की जो कहानियां हैं वो सब दी हुई हैं या पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म कैसे और कौन कौन ने फैलाया। अगला है, जो अगला टेक्स्ट है वो है जटाका। ये बहुत ही फेमस है, जटाका टेल्स। इसमें क्या है, फोक टेल्स हैं या फोकलोर हैं, मतलब कि कहानियां हैं बुद्धा के पुनर्जन्मों की, यानी जो पहले जो बुद्ध ने जन्म लिए थे उन सभी की कहानियां हैं इसमें। क्या है ये, जटाका। अगला, ओके, तो आप देखते हैं हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में कि बुद्धिज्म में क्या क्या चीजें बनाई थी। जो बुद्धिस्ट के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई थी, देखते हैं। 4 मेन चीजें बनाई थी, तो वो बनाई थी क्या क्या, स्तूप, विहार, चैत्य और स्तंभ। जो स्तूप होते थे वो रेलिक्स रखने के काम आते थे, और जो विहार्स होते थे वो मोनेस्ट्रीज होती थी, यानी कि जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह रहते थे। और चैत्य जो था वो प्रेयर हॉल था, मतलब जहाँ पे पूजा करते थे या जहाँ पे ध्यान करते थे। और स्तंभ एक सिंबल की तरीके से यूज होता था। चलिए हम देखते हैं एक एक के बारे में अलग अलग से। तो स्तूप जो है ये देखिए डोम शेप के होते थे। ठीक है, तो अब देखिए स्तूप में जो क्या क्या चीजें हैं, सबसे जो ऊपर होता था, ये जो कलश जैसा सबसे ऊपर होता था उसे कहते थे छत्र, उसे कहते हैं क्या, छत्र। और जो इसी कलश की जो रेलिंग होती थी या फिर जो बाउंड्री होती थी उसे क्या कहते हैं, या फेंसिंग होती थी उसे कहते थे हर्मिक, उसे कहते हैं हर्मिक। और जो ये जो डोम है उसे अंड कहते हैं। और ये जो पाथ है, जैसे हिंदी में लोग परिक्रमा भी बोलते हैं, तो इसको क्या कहते थे, प्रदक्षिण पाथ। इसको बोलते थे प्रदक्षिण पाथ, यहाँ से इस दर पे लोग चलते हैं। और ये जो रेलिंग होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है ऊपर वाले पाथ की, उसको मेधी कहते हैं। और जो बाहर जो सबसे बाहर वाले की फेंसिंग होती है उसको वेदिका कहते हैं। और जो एंट्री गेट्स होते हैं, जैसे ये हो गया एक एंट्री गेट, ये हो गया एक एंट्री गेट, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं तोरण।
इनको कहते हैं तोरण। तो ये कुछ पार्ट्स थे एक स्तूप के, जो आपको याद रखने हैं, कई बार आते भी हैं। सबसे ऊपर से शुरू करेंगे तो छत्र है, फिर उसके नीचे हर्मिक होता है, फिर अंड होता है, फिर उसके बाद जो होता है प्रदक्षिणा पथ होता है, फिर मेधी होता है, फिर होता है वेदिका, और सबसे बाहर होता है तोरण यानी कि गेट। तो जो इम्पोर्टेंट जो स्तूप थे वो देख रहे थे हम, तो वो थे क्या क्या, सांची है अपने यहाँ एमपी में, सारनाथ है यूपी में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, और बरहुत भी एमपी में है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट स्तूप्स हैं बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड। तो आप ये सब देखिएगा। ओके, तो मेन क्या था स्तूप के बारे में, यही था कि उसका आर्किटेक्चर या उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, अगला है विहार यानी मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे। ये देखिए आप पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये एलोरा का विहार है, जो ये माउंटेन में केव बनाई गई थी या गुफा बनाई गई थी बहुत बड़े माउंटेन में। यहाँ पर जो है मॉन्क्स रहते थे, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। अब ये कहाँ कहाँ है, तो देखिए अजंता में है, एलोरा में है, नासिक, करले, कन्हेरी, बाग, बदामी। ज़्यादातर ये महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया में ही है। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, अगला जो है वो चैत्य है। चैत्य जहाँ पर प्रेयर होती थी, ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये अजंता केव्स है जहाँ पर चैत्य बनाया गया था। तो देखिए यहाँ बीच में बुद्ध की आइडल है, और यहाँ पे क्या होती थी, प्रेयर होती थी। मॉन्क्स जो आते थे वो यहाँ पे ध्यान करते थे या प्रेयर करते थे। देखिए अ चैत्य इज अ बुद्धिस्ट श्राइन और प्रेयर हॉल विद अ स्तूप एट वन एंड फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप बाय मॉन्क्स। ओके, तो जो चैत्य था वो एक प्रेइंग प्रेयर हॉल था जहाँ पे सभी मॉन्क आकर इकट्ठे होकर प्रेयर किया करते थे। तो चैत्य के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगला हम देखते हैं स्तंभ। आप सभी को पता होगा ये स्तंभ क्या है, ये है अशोक स्तंभ या लायन कैपिटल, जो कि कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के एक पिलर के ऊपर टॉप पोर्शन पे ये बना हुआ था, जो कि हमारा क्या है, एक नेशनल एम्बलम है। तो देखिए ये इस टाइप के जो स्तंभ होते थे वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड ही है। जो पिलर्स हैं इनमें नीचे, वो क्या शो करते थे, वो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां शो करते थे बुद्धिज्म की। और जो ये जो स्तंभ होता था वो क्या किस किस चीज़ों से बना होता था, तो देखिए अलग अलग जानवर होते थे इस स्तंभ में। जैसे इसमें शेर है, कुछ में बुल्स होता था, कुछ में एलिफेंट्स होते थे, और बाकी में अदर अदर एनिमल्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे और देख लीजिए आप, हॉर्स भी दिखेगा आपको, ये बुल दिखेगा। ये क्या है, एनिमल से मिलके बना हुआ। और ये जो है ये एक लोटस है, ये देखिए इन्वर्टेड लोटस, नीचे क्या है, एक लोटस। तो ये चीज़ें जो थी एक स्तंभ में इंक्लूड होती थी। ये कहाँ कहाँ मिला है, तो देखिए बहुत सारे पिलर्स हैं। तो कहाँ कहाँ है, तो बसरा, बकीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, संकीसा और सारनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, सारनाथ का ये पिलर या स्तंभ। ओके, तो ये थे चार आर्किटेक्चर बुद्धिज्म के टाइम के। देख लेते हैं हम एक बार और। तो स्तूप थे जिसके पार्ट्स ऐसे हैं, तो आप याद रखिएगा इन्हें। बिहार था जहाँ पर बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स हैं वो रहते थे। चैत्य है जहाँ पे प्रेयर होती थी, और स्तंभ है जो एक सिंबल की तरह यूज किया जाता था। ओके गाइस, तो आखिरी में हम देखते हैं अब डिक्लाइन की बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से क्यों कम हो गया, या बुद्धिज्म का जो राइज है वो इंडिया में क्यों कम हुआ। देखते हैं हम सबसे पहले, जो 12th सेंचुरी एडी यानी कि 1100 के आसपास क्या हुआ, जो बुद्धिज्म है वो शिकार हो गया था ब्राह्मणिज्म का। जो बुद्धिज्म है वो शिकार हो गया था ब्राह्मणिज्म का। कैसे, देखिए जो ब्राह्मणिज्म है उसमें लोग, जो ब्राह्मणिज्म के जो गुरु थे, तो वो क्या बताने लग गए थे कि जो बुद्ध हैं वो विष्णु के ही इनकारनेशन है, और बुद्धिज्म को वैष्णविज्म में इंक्लूड करवा दिया गया था। जिसके कारण क्या हुआ, वैष्णविज्म या ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर्स बढ़ गए और बुद्धिज्म के कम हो गए। तो ये क्या हुआ था, इनकारनेशन ऑफ विष्णु बता दिया गया था गौतम बुद्ध को ब्राह्मणिज्म में। और क्या हुआ था, देखिए और क्या रीजन है इसका डिक्लाइन का, तो अगला रीजन है क्या, जो अपने यहाँ पर जो इंडिया में फैला, वो कौन सा सेक्ट फैला था, महायान। महायान में क्या टीचिंग्स हो गई थी, संस्कृत। महायान की जो स्कॉलर्स थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे। तो उन्होंने जैसे ही पाली छोड़ा, संस्कृत में आए महायान, जो संस्कृत में आए, तो उसके कारण क्या हुआ, जो संस्कृत जो थी वो लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल थी, तो वैसे ही उनका जो इंटरेक्शन है लोगों से वो कम होने लग गया, वो कट गया। ओके,
जो आम लोग हैं या ऑर्डिनरी पर्सन है उनसे इनका इंटरेक्शन कम हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गया बुद्धिज़्म। और जो एक और रीज़न है वो क्या है, अटैक बाय टर्किश इन्वेडर्स। टर्किश इन्वेडर्स के कारण बुद्धिज़्म भी डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जब टर्किश इन्वेडर्स जो थे उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने अपना रिलीजन सबको फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि था इस्लाम। तो इस्लामिज़्म की यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया में, और बुद्धिज़्म उसी के कारण डिक्लाइन हो जाता है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस मिनट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।